मॉर्निंग बच्चों, चैप्टर 5 पार्ट 2। बच्चों आज हम आपको, इसके पहले मैंने आपको अधिशोषण के बारे में बताया, अधिशोषण के उदाहरण बताए। आज हम आपको अधिशोषण के प्रकार के बारे में बताएंगे। अधिशोषण कितने प्रकार के होते हैं, जैसे लगभग के देखिए सरफेस पर लगने वाले बलों के आधार पर अधिशोषण जो होता है दो प्रकार का होता है। जैसे सतह पर जो बल कार्य करते हैं, जैसे जो बल कार्य करेंगे इसकी सतह पर, जैसे चाप है, चाप की सतह पर जो बल कार्य करते हैं, वाटर वाल बल लगता है और सब बल लगते हैं, तो इनके आधार पर ये दो प्रकार का होता है। तो पहला है भौतिक अधिशोषण, दूसरा है रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। इसमें से कुछ पॉइंट को लेकर के हम भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण को डिफाइन करते हैं। भौतिक अधिशोषण जो होता है वह दुर्बल वाटर वाल बल के द्वारा उत्पन्न होता है, जिसके कारण जैसे सरफेस पर दुर्बल वाटर वाल बल लग रहा है तो उसके कारण भौतिक अधिशोषण होता है। और जो भौतिक अधिशोषण होता है बच्चों वो उत्क्रमणीय होता है। भौतिक अधिशोषण क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। फिर जो भौतिक अधिशोषण होता है वह कम ताप पर होता है। वो क्या होता है, कम ताप पर होता है। जैसे जैसे अगर हम ताप बढ़ाने शुरू कर देते हैं, बढ़ाना शुरू कर देते हैं तो भौतिक अधिशोषण जो होगा वो कम होता चला जाएगा। फिर जो इनकी अधिशोषण ऊष्मा होती है वो निम्न होती है। भौतिक अधिशोषण में जो अधिशोषण ऊष्मा होती है बच्चों को क्या होती है, निम्न होती है। और ये एकल परतीय या बहुपर्तीय पर अधिशोषण होता है। एकल परतीय या बहुपर्तीय पर अधिशोषण होता है। तो ये जो होगा वो भौतिक अधिशोषण होगा। आपको मैंने बताया कि जो भौतिक अधिशोषण होता है वह उत्क्रमणीय होता है, इसके बारे में आप जानते रहें। अर्थात जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाएंगे या तो ये धीरे से फिर से रिवर्स हो जाएगा। तो ये अधिशोषण की भौतिक अधिशोषण के बारे में। फिर थोड़ा सा आपको बताते हैं, दूसरा पॉइंट है रासायनिक अधिशोषण। तो रासायनिक अधिशोषण क्या कहेंगे, ये जो होता है प्रबल बंध के द्वारा बढ़ता है और अस्थायी होता है। रासायनिक अधिशोषण जो होगा प्रबल बंध के द्वारा बढ़ेगा और ये क्या होंगे बच्चों, अस्थायी होंगे। ये अस्थायी नहीं होते रासायनिक अधिशोषण। फिर ये अनुक्रमणीय होते हैं। मैंने कहा ना कि ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं और अनुक्रमणीय होते हैं। अनुक्रमणीय मतलब आप जानते हैं केवल एक ही डायरेक्शन में अगर हो गया तो फिर वापस नहीं होगा। ये अनुक्रमणीय होते हैं। फिर ये अधिक ताप पर होते हैं। ये सभी ताप पर होते हैं बच्चों। ये क्या होते हैं, सभी ताप पर होते हैं। और इसमें अधिशोषण की जो ऊष्मा होती है बच्चों उच्च होती है। इसमें अधिशोषण की ऊष्मा जो होती है बच्चों ये उच्च होती है। ये बात क्लियर हो गया। और यह सदैव एकल परतीय होती है, मतलब एक परत जो होता है उसमें ये एकल परतीय होती है। क्योंकि रासायनिक जो अधिशोषण होते हैं वो एकल परतीय होते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि आप भौतिक अधिशोषण और क्या है रासायनिक अधिशोषण, इनके बारे में हमने आपको बताया बच्चों। फिर आगे क्या है, आगे जो इसके बाद है ठोस पृष्ठों पर गैसों का अधिशोषण। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है ठोस पृष्ठों पर गैसों का अधिशोषण। नेक्स्ट टॉपिक है ठोस पृष्ठों पर गैसों का ठोस पृष्ठों पर गैसों का गैसों का अधिशोषण। तो जो ठोस पृष्ठ होते हैं उन पर अगर कोई गैस है तो उनका अधिशोषण कैसे होगा, या कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो कि ठोसों पर, जैसे अभी प्लेटिनम है, प्लेटिनम पर हाइड्रोजन गैस कैसे अधिशोषित होगा, कैसे
अधिशोषित होगा या कितने अमाउंट में अधिशोषित होगा, क्या कंडीशन होना चाहिए, इसके लिए भी आप कई टर्म निर्धारित होते हैं। जैसे एक फोर्स है, अभी जैसे ये फोर्स है, इस पर अगर गैस को अधिशोषित करना है, क्या अधिशोषित होगा कि नहीं, ये कंडीशन हम आपको बताएंगे। तो विभिन्न टॉपिक के माध्यम से हम आपको विभिन्न फैक्टर के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ठोस पृष्ठ पर गैस का अधिशोषण कैसे होता है। तो पहला क्या है, पहला अधिशोषण की प्रकृति। पहला क्या है, अधिशोषण की प्रकृति। अधिशोषण की प्रकृति के ऊपर भी गैसों का अधिशोषण जो होता है वो निर्भर करता है। जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाती हैं वो उन पर उनका अधिशोषण अधिक होता है। उनका अधिशोषण क्या होता है, अधिक होता है। बच्चों, जो गैसें आसानी से द्रवित हो जाए, द्रव के रूप में हो जाती हैं, उनका अधिशोषण अधिक होता है। जैसे HCl हुआ, अमोनिया हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, इनका अधिशोषण अधिक होता है। इनका अधिशोषण क्या होता है, अधिक होता है। बच्चों, आप जाके तो जिनका क्या हो, जो आसानी से द्रवित हो जाती हैं, उनका अधिशोषण अधिक होता है। दूसरा पॉइंट है अधिशोषण की प्रकृति। अधिशोषण की प्रकृति। अधिशोषण की प्रकृति, ये जो अधिशोषण है, गैसों का अधिशोषण ठोस पृष्ठ पर, वो अधिशोषण की प्रकृति के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर जिसमें अवशिष्ट संयोजकताएं अधिक होती हैं, जिस पृष्ठ पर अवशिष्ट संयोजकताएं अधिक होती हैं, उन पर जो होता है अधिशोषण अधिक होता है। उन पर क्या होता है, अधिशोषण अधिक होता है। जैसे अपूर्ण द्विकोश जिसमें उपस्थित होता है, या आवेश आकार का अनुपात जो होता है अधिक होता है, तो उन पर अधिशोषण अधिक होता है। जैसे डी आर्टिकल जिसके पास अपूर्ण ज़्यादा हैं, उसमें उसका अधिशोषण अधिक होता है। आप देखते हैं डी ब्लॉक के अधिकतर एलिमेंट जो होते हैं वो अच्छे अधिशोषक होते हैं। जैसे प्लेटिनम हुआ, अभी जैसे जिंक हुआ, ये सभी अधिशोषक अधिक होते हैं, अभी अधिक होते हैं। फिर इसके बाद हो गया फिर इसके बाद है अधिशोषक का विद्युत क्षेत्रफल। अधिशोषक का विद्युत क्षेत्रफल। अधिशोषक का विद्युत क्षेत्रफल। जितना ही ज्यादा विद्युत क्षेत्रफल अधिक होगा, जितना ही विद्युत क्षेत्रफल अधिक होगा, अधिशोषण उतना ही ज्यादा होगा। जैसे अभी हम कोयला है, कोयले को हम अगर जैसे एक बड़ा सा टुकड़ा है, उसको हम बारीक करके चूर्ण के रूप में अगर डालते हैं तो जल्दी से वो ढल जाता है। क्यों? बारीक करने से उसका क्षेत्रफल जो होता है वो बढ़ जाता है, बढ़ने के कारण उसका अधिशोषण जो होगा वो अधिक हो जाएगा, वो जलता बहुत तेजी से। तो अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल जितना ही अधिक होगा, उतना ही ज़्यादा अधिशोषण होगा। फिर ताप का प्रभाव। चौथा है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मैंने बताया दो प्रकार के अधिशोषण होते हैं। एक भौतिक अधिशोषण होते हैं और एक भौतिक अधिशोषण होता है और एक रासायनिक अधिशोषण। तो दोनों के लिए विभिन्न प्रभाव पड़ते हैं। तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ग्राफ के माध्यम से आपको समझा रहे हैं कि क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे भौतिक अधिशोषण पर और रासायनिक, मान लेते हैं कि भौतिक अधिशोषण का है ग्राफ और ये रासायनिक अधिशोषण का ये ग्राफ है। तो जब हम भौतिक अधिशोषण के लिए देखते हैं तो ये इस तरह से ग्राफ होगा, इस तरह से ग्राफ प्राप्त होगा। और रासायनिक अधिशोषण के लिए अगर ग्राफ पूछते हैं तो देखते हैं वो इस तरह से एक ग्राफ प्राप्त होगा। ये दोनों हैं भौतिक अधिशोषण के लिए, भौतिक अधिशोषण के लिए ये अधिशोषण के लिए, और ये रासायनिक अधिशोषण के लिए, रासायनिक अधिशोषण के लिए, ये रासायनिक अधिशोषण
तो आप देख रहे हैं भौतिक के लिए टेम्परेचर जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे धीरे 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 इसका क्या होगा, ग्राफ एक बार घटता हुआ बढ़ाएगा और एक बार में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अभी रासायनिक के लिए देखते हैं आप, रासायनिक के लिए देखते हैं तो रासायनिक के लिए एक बार पहले बढ़ेगा फिर बढ़ेगा कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये ताप का प्रभाव होता है, ये संबंध हमने आपको बताया x बाई m, मतलब अधिकोषण की क्षमता जो है इसके बीच में हमने संबंध बताया आपको ताप का। तो भौतिक अधिकोषण क्या होगा, घटेगा, ज्यादा ताप बढ़ाएंगे तो इसमें क्या होगा, पहले बढ़ेगा फिर ये घटेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये बच्चों ये था ताप का प्रभाव। अब इसके बाद है दाब का प्रभाव। दाब का क्या प्रभाव पड़ता है अधिकोषण पर, हम बताने जा रहे हैं। अधिकोषण पर दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव पांचवा है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, दाब का क्या प्रभाव पड़ता है के लिए हमने बताया, अधिशोषण की मात्रा जो है दाब के प्रभाव एक समताप वक्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। बच्चों किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, समदाब वक्र के द्वारा इसको व्यक्त किया जाता है। दाब बढ़ाने पर अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, दाब बढ़ाने पर क्या होगा, अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। फिर एक निश्चित दाब से के बाद बढ़ाने के बाद उसका मात्रा होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो अधिशोषण की मात्रा है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो पहले दाब बढ़ाएंगे तो वो अधिशोषण बढ़ेगा, कुछ समय बाद ऐसा होगा कि दाब बढ़ाने पर अधिशोषण मात्रा जो होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये था बच्चों बस आज इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में आपको एंटलिक समीकरण के बारे में